इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति का जिक्र स्टार्ट करेंगे। वीडियो चूँकि एक व्यापक ये एक टॉपिक है, इसलिए इसके कई सारे वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला वीडियो इसका बना रहे हैं, इसमें हम जिक्र करते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति थी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि ये फ्रांस की क्रांति सिर्फ फ्रांस में ही आरंभ क्यों हुई। तो जो पहला कारण इसका है वो है, फ्रांस यूरोप का सांस्कृतिक केंद्र था। फ्रांसीसी भाषा, साहित्य, कविता, नाटक, दर्शन, कला आदि का अन्य यूरोपीय देशों के लोग अनुसरण करते थे। फ्रांसीसी वस्त्र, शिष्टाचार आदि को आदर्श माना जाता था। सभ्य कहलाने के लिए फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान अनिवार्य समझा जाता था। फ्रांस के राज्य और वर्साय के महलों की अन्य यूरोपीय राज्यों के शासक भी नकल करते थे। तो एक तरीके से फ्रांस एक प्रमुख भूमिका यूरोप में निभाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और हम कह सकते हैं कि यूरोप का एक सांस्कृतिक केंद्र फ्रांस था। दूसरा जो प्रमुख कारण जिसकी वजह से क्रांति फ्रांस में ही संभव हुई, वो है दार्शनिकों का प्रभाव। फ्रांस में ऐसे महान दार्शनिकों का जन्म हुआ जिन्होंने हजारों लोगों को न केवल फ्रांस में अपितु विश्व में, संपूर्ण विश्व में उन लोगों ने उन्हें प्रभावित किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं: वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि। इन्होंने फ्रांस में एक नई क्रांति और चेतना पैदा की। इन दार्शनिकों ने सामान्य जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया ताकि वो समाज से, राज्य से और चर्च से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें। जो रूसो जो हमने नाम लिए है, उस रूसो ने पीपल्स विल यानी कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी उसने दिया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था कि जिसकी वजह से क्रांति फ्रांस में ही संभव हुई, वो थी एक नए मध्यम वर्ग का उदय। फ्रांस में एक नए प्रकार के मध्यम वर्ग का उदय हुआ और इसे बुर्जुआ की संज्ञा से संबोधित किया गया। बुर्जुआ नामक एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने पिछले 200 वर्षों में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कार्य किए थे। ये वर्ग धनी, शिक्षित और चेतना युक्त था, लेकिन ये वर्ग समाज में सुविधा रहित वर्ग में सम्मिलित था। अन्य देशों की अगर हम बात करें तो या तो ये वर्ग था ही नहीं, और यदि था भी तो इतना प्रभावशाली नहीं था जितना फ्रांस में था। तो ये जो बुर्जुआ नामक नया मध्यम वर्ग था, चूँकि ये धनी भी था, शिक्षित और चेतना युक्त था, लेकिन जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सुविधा रहित वर्ग में शामिल था। अतः सामाजिक और आर्थिक असमानता का एहसास इस वर्ग को सबसे अधिक हुआ, और इस वर्ग को क्रांति का असली निर्माता भी कहते हैं। तो फ्रांस में ये जो बुर्जुआ नामक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, इसने भी फ्रांस में क्रांति की भूमिका तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था फ्रांस में निरंकुश सत्ता। 18वीं सदी को एज ऑफ रीजन एंड रिफॉर्म यानी कि तर्क और सुधारों का युग कहा जाता है। यूरोप के अन्य देशों में अनेक शासक ऐसे अनेक शासक हुए जिन्होंने इन तर्क और सुधारों के युग से जो प्रभावित हुए और परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने राज्यों में सुधार किए। अगर कुछ शासकों का मैं जिक्र करूं तो प्रशा में फ्रेडरिक द ग्रेट, ऑस्ट्रिया में मारिया थेरेसा और रूस में कैथरीन द ग्रेट प्रमुख थे। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस में इस प्रकार के सुधारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और फ्रांस की जो संपूर्ण सत्ता थी वो निरंकुश बनी रही। तो स्वाभाविक था कि जब इस प्रकार के सुधारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो असंतोष सबसे पहले फ्रांस में ही उदित होना स्वाभाविक था। अगला जो महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से क्रांति फ्रांस में ही संभव हुई, वो है आर्थिक संकट। फ्रांस द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध और दरबार की विलासिता जारी रही। सामान्य जनता करों के बोझ से दबी हुई थी। इसने फ्रांस में आर्थिक संकट पैदा कर दिया, और पेरिस जैसे शहरों में रोटी दंगे या ब्रेड राइट्स शुरू हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप में एकमात्र फ्रांस की ही भूमि इतनी उपजाऊ थी और वहाँ क्रांति के बीज बोए जा सकते थे और वे आसानी से उग भी सकते थे। तो ये कुछ प्रमुख कारणों का हमने जिक्र किया है जिनकी वजह से क्रांति फ्रांस में ही संभव हुई। अब हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस की ये जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई थी कि फ्रांस में क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई, एक इतना बड़ा जनमत क्रांति के लिए तैयार हुआ। तो इन कारणों को हम सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक यानी कि दार्शनिकों का प्रभाव और आर्थिक, इन 3-4 सब टॉपिक्स में बांट के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो जिक्र करेंगे वो है सामाजिक कारण। हम कह सकते हैं कि फ्रांस की सत्ता
फ्रांस की क्रांति निरंकुश सत्ता के विरुद्ध तो कम थी और सामाजिक असमानता के विरुद्ध अधिक थी। फ्रांस की क्रांति के समय में फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में शामिल थे धर्माधिकारी यानी कि क्लर्जी, सेकंड एस्टेट्स में शामिल थे नोबल्स यानी कि सामंत, और थर्ड एस्टेट में शामिल थे कॉमनर्स जिसमें कृषक और बुर्जुआ वर्ग शामिल था। तो इसमें जो पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट यानी कि धर्माधिकारी और सामंत, क्लर्जीज और नोबल्स जो थे वो तो सुविधा प्राप्त वर्ग थे, और तीसरा वर्ग यानी कि कॉमनर्स का जो वर्ग है जिसमें कृषक और बुर्जुआ वर्ग शामिल है वो सुविधा रहित वर्ग में शामिल थे। थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे फर्स्ट एस्टेट। इसमें क्या है कि जो फ्रांस के धर्माधिकारी जो क्लर्जीज थे उनको मध्ययुगीन सुविधाएं प्राप्त थी। फ्रांस के पास, चर्च के पास में अपार धन संपत्ति थी। आध्यात्मिक सेवा के बदले में चर्च सामान्य जनता से अनेक प्रकार के धार्मिक कर वसूल करता था। इसके अतिरिक्त जो चर्च के धार्मिक न्यायालय थे वो फीस के रूप में टिथ, पीटर स्पेंस आदि भी चर्च के न्यायालय को प्राप्त होते थे। ये चर्च के जो धार्मिक न्यायालय थे ये क्यूरिया, जिनका जिक्र हम धर्म सुधार आंदोलन के जो चैप्टर जो हमने वीडियो तैयार की थी उसमें भी हुआ था। जो चर्च के धार्मिक न्यायालय थे उनको क्यूरिया कहा जाता था, और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि के सभी मामले जो है चर्च के धार्मिक न्यायालयों में निपटाए जाते थे। इसके बदले में चर्च फीस भी वसूल करता था। धर्माधिकारियों को कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर नहीं देना पड़ता था। यहाँ एक उदाहरण के तौर पे कहा गया है कि आर्च बिशप ऑफ स्ट्रसबर्ग की जो वार्षिक आय थी वो 3 लाख डॉलर्स उसकी वार्षिक आय मानी गई है। महलों में रहता था, 200 अतिथियों का एक समय में सत्कार करता था। उसके पास में 180 घोड़े थे और उसके बर्तन भी चांदी के बने हुए थे। आर्च बिशप ऑफ स्ट्रसबर्ग की संपत्ति का ये हमने जिक्र किया है। और जो शासक फ्रांस की क्रांति के समय में था, लुई, जो फ्रांस का शासक लुई 15वें था, उसने भी स्वयं ने एक बार कहा था कि कम से कम पेरिस का आर्च बिशप तो ऐसा होना चाहिए जिसका विश्वास ईश्वर में हो, यानी कि शासक भी इन धर्माधिकारियों के अधिकारों और इनकी मनमानियों से परेशान था। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं सेकंड एस्टेट का। ये एक वंशानुगत वर्ग था। फ्रांस के जो सामंत थे, जो नोबल्स थे, स्वयं को सामान्य जनता से दूर रखते थे। सेकंड एस्टेट भी सुविधा प्राप्त वर्ग था में शामिल था समाज में। ये वर्ग कोई भी प्रत्यक्ष कर नहीं देता था और कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों से भी ये मुक्त था। सामंत महलों में रहते थे और अपनी बग्घियों पर शाही चिन्ह का प्रयोग ये लोग किया करते थे। इन सामंतों के पास में शिकार करने, मछली पकड़ने के अधिकार हुआ करते थे, और सामंत जो हैं वो अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण और कोरवी यानी कि जिसका अर्थ है सड़कों पर श्रम, यानी कि सड़क निर्माण का कार्य जो था वो कृषकों का माना जाता था। और सामंत और उनके जो पुत्र वगैरह थे उनको कोरवी से मुक्ति मिली हुई थी और अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण भी इन्हें नहीं लेना पड़ता था। तो ये 2 जो वर्ग हैं जिनका हमने जिक्र किया है, सुविधा प्राप्त वर्ग में शामिल थे फर्स्ट एस्टेट जिसमें धर्माधिकारी एक क्लर्जी शामिल हैं, और सेकंड एस्टेट जिसमें नोबल्स शामिल हैं। तो हम देखते हैं कि एक प्रकार का विशेषाधिकार इन दोनों वर्गों को मिला हुआ है। चर्च को तो के पास अपार धन संपत्ति है, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर नहीं देता। जो नोबल्स हैं वो प्रत्यक्ष कर उन्हें कोई भी नहीं देना पड़ रहा, और अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों से भी वो मुक्त हैं। इस प्रकार ये सुविधा प्राप्त वर्ग में है। और अब हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे थर्ड एस्टेट जिसमें कॉमनर्स शामिल हैं, कृषक या बुर्जुआ वर्ग, और किस प्रकार उनको दबाया जाता था, किस प्रकार उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा था, जिसके फलस्वरूप वो क्रांति के लिए तैयार हुए।